हेलो एवरीवन, दिस इज तनु राणा। वेलकम टू माय चैनल प्रो पेडागोजी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को टाइम टू टाइम क्लासिफाई किया गया तो उनको किसी बेस रख के जो है वो क्लासिफिकेशन की गई। साइंटिफिक बेसिस रखे गए। एक काम होता है नॉन साइंटिफिक, एक होता है साइंटिफिक। नॉन साइंटिफिक जब हम कोई भी बेस नहीं रखते हैं और किसी भी रैंडम क्राइटेरिया से हम क्या करेंगे कि जब क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो वो नॉन साइंटिफिक में जाता है। लेकिन एरिस्टोटल, लीनियस और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक साइंटिफिक मेथड को चूज किया। साइंटिफिक मेथड ने उन्हें एक पर्टिकुलर करेक्टर को चूज करके उन्होंने क्लासिफिकेशन को किया। तो समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट सिस्टम था वो क्या था। वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ करेक्टर्स, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को लिया गया। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को लिया गया। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को लेके एरिस्टोटल, लीनियस और थियोफ्रेस्टस ने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन को किया। तो समझते हैं एरिस्टोटल ने क्या किया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड किया। प्लांट्स को किस बेस पे डिवाइड किया था? उन्होंने हाइट के बेस पे प्लांट्स को डिवाइड किया। देखते हैं कैसे डिवीजन इन्होंने की। तो हर्ब्स जो छोटे थे, shrubs एंड ट्रीज। तो उन्होंने प्लांट की थ्री डिविजन्स बनाए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। साथ ही साथ उन्होंने एनिमल को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज। ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसीज, जिनके पास आरबीसीज थे, जिनके पास आरबीसीज थे, उन्होंने उनको नाम दिया एनामा। और जिसमें आरबीसीज नहीं थे, विदाउट आरबीसीज, उनको नाम दिया गया एनाम। मैं फिर से रिपीट करूंगी। एरिस्टोटल ने प्लांट की डिवीजन में थ्री क्लासिफिकेशन की, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एनिमल्स में विद आरबीसीज को नाम दिया गया इनेमा और विदाउट आरबीसीज को नाम दिया गया एनाम। लीनियस ने भी 18th सेंचुरी में क्लासिफिकेशन की और प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमेलिया जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह बनाया। इन्होंने भी थोड़े ही कैरेक्टर्स लिए थे। इसके बाद चलते हैं थ्रियोफेस्टस। थ्रियोफेस्टस ने भी प्लांट की डिवीजन की। प्लांट की डिवीजन को इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड की। कौन कौन सी थी ये 4 कैटेगरी? हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। तो इस तरीके से ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम था, इसमें फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को रखा गया। आर्टिफिशियल सिस्टम में मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो आता है वो किसके अंडर आएगा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्योंकि इन दोनों ही सिस्टम्स में बहुत ही थोड़े मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया था। नेक्स्ट चलते हैं, फिर पढ़ते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जॉर्ज बेंथन एंड जेडी हुकर का बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। उनकी एक बुक है जेनरा प्लेंट्रम। उन्होंने ये डिवीजन, एंजियोस्पर्म की जो डिवीजन की थी वो इन्होंने इसमें रखी है अपनी बुक में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स तो लिए ही गए, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पे तो ध्यान दिया ही गया, साथ ही साथ
एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी रखा गया बेसिस में। साथ ही साथ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पे बात करेंगे हम फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्लस अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इस तरीके के बहुत सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन की गई। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर जो थे उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था और बहुत सारे बेसिस पे उन्होंने इस सिस्टम को दिया, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम था और बहुत कम चांसेस हो गए कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में लाइक करेंगे। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर हमारे पास 4 kingdom classification, 5 kingdom classification and 6 kingdom classification आ जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, तो हमारे पास आंसर है 2 and 3। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से सिस्टम आते हैं, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक और बहुत फेमस सिस्टम जो था वो दिया था एंगलर एंड प्लांट ने, फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में को क्लैडोसिस्ट भी कहते हैं। क्लैडोसिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूज किए जाते हैं क्लेडोग्राम्स। अब ये क्लेडोग्राम्स क्या होते हैं, दीज आर फैमिली ट्रीज, दीज आर फैमिली ट्रीज मीन्स एवोल्यूशनरी बेसिस पे, एवोल्यूशनरी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाएगा। क्योंकि जब हम ट्रेसेस ढूंढते हैं, किसी भी फैमिली के ट्रेसेस ढूंढते हैं, तो हम इजीली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल सिस्टम बना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इसमें मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल प्लस एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन है की गई थी। एंगलर एंड प्लांट की एक बुक थी, या आप बुक का नाम नोट डाउन कर सकते हैं, जॉन हचिनसन, फादर ऑफ फाइलोजेनेटिक, फादर ऑफ फाइलोजेनेटिक। इन्होंने भी एक बुक जो है वो लिखी थी और इसके 2 वॉल्यूम आए थे। जो एंगलर और प्लांट की बुक थी उनके 23 वॉल्यूम्स जो थे वो थे। आप इन बुक्स के नाम जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल लिनियस ने 1758 में, और इन्होंने जो बेस रखा था वो रखा था सेल वॉल, सेल वॉल का बेस रखा था। और इन्होंने क्या किया कि प्लांटे एंड एनिमेलिया 2 किंगडम को बनाया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। सेल वॉल जो है इनका बेसिस रहा था। हमें पता है कि प्लांट किंगडम में सेल वॉल होती है और एनिमेलिया किंगडम में सेल वॉल नहीं होती है। अब प्लांटे के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो थे वो कार्ल लिनियस ने रखे। इन्होंने एल्गे को इसमें रखा, ब्रायोफाइटा को इसमें रखा, साथ ही साथ टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया को इस कैटेगरी में डाला गया, आर्की बैक्टीरिया। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म थे, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्लांटे कैटेगरी में रखे गए। एनिमेलिया कैटेगरी में ऑल एनिमल्स को रखा गया, साथ ही साथ प्रोटोजोआ को रखा गया। प्रोटोजोआ, अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक जो था वो एनिमल से काफी मिलता जुलता था। तो प्लांटे और एनिमलिया इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है कैरेक्टर्स नहीं लिए गए, कुछ फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुई, जो कि किसने की थी, कार्ल लिनियस ने की थी। इसका डिसएडवांटेज क्या है जरा समझते हैं। डिसएडवांटेज अगर हम देखें,
डिसएडवांटेज देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ये सारे क्या थे? ये यूकैरियोटिक थे। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज था कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रखा गया था। यूनिसेलुलर को, यूनिसेलुलर है ये, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रखा गया। दिस इज अ बिग डिसएडवांटेज। प्रोकैरियोट को अभी भी कहाँ था वो? इसमें था अपना यूकैरियोटिक के साथ था। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के साथ थे। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप के साथ थे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जो फोटोसिंथेटिक थे, लेकिन उनको कहीं पे भी जगह नहीं थी। उन्हें फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथ, जैसे आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉन फोटोसिंथेटिक, उनको जो है प्लांट कैटेगरी में रखा गया। इसके बाद अगर और हम चलते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक को एक कैटेगरी में रखा गया। तो ये हमारे मेजर डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 मेजर बहुत ही इजी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डिसएडवांटेज जो थे वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के रहे। लेकिन ये एक इनिशिएशन लेवल पे था। एरिस्टोटल और लीनियस ने जस्ट शुरू किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम को। ऑल दो ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ये सिस्टम फेल हुए, बट इन सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट जो है वो किया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बेस रखा क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट चलते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने जो है ये सिस्टम पहली बार दिया। अर्नेस्ट हैकल ने, अब हमारे पास प्लांटे ऑलरेडी था, प्लांटे सिस्टम ऑलरेडी था, एनिमेलिया भी था हमारे पास, एनिमेलिया भी था हमारे पास। देन इन्होंने एक और सिस्टम ओरिजिनेट किया और उस सिस्टम का नाम रखा, उस किंगडम का नाम रखा प्रोटिस्टा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हु डिस्कवर्ड और हु प्रपोज्ड द किंगडम प्रोटेस्टा? तो आंसर है अर्नेस्ट हैकल। 1866 में इन्होंने ये सिस्टम को दिया। प्लांटे ऑलरेडी एग्जिस्ट था, एनिमेलिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उन्होंने प्रोटेस्टा, उन्होंने किया क्या? जो प्रोटेस्टा में जितने भी हमारे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड डायटम्स, डेस्मिड्स, ये सारे जो हैं वो प्रोटिस्टा ग्रुप में रखती। प्लांटेड समझ आ रहा था, एनिमेलिया समझ आ रहा था, अब एक हमारे पास एक नया ग्रुप था प्रोटिस्टा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि टू किंगडम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल सिस्टम के अंडर रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज अभी भी वही है, ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ा नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर कहीं ना कहीं मल्टी सेलुलर के साथ है, मल्टी सेलुलर के साथ है। प्रोकैरियोटिक अभी भी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक भी अभी भी साथ में ही है। जैसे अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस यूकैरियोटिक होता है और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और अभी भी ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं आया था। इवन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अभी क्लियर नहीं थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्लियर नहीं थी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और चलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हर्बर्ट कॉपलैंड 1956 में। काफी टाइम बाद जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, हर्बर्ट कॉपलैंड ने दिया। अभी सिनेरियो क्या था? प्लांटे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लांटे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, एनिमेलिया है हमारे पास, एनिमेलिया है, प्रोटेस्टा बन चुका था, प्रोटेस्टा है हमारे पास,
अभी इन्होंने कॉपलैंड ने बहुत ही समझदारी से बोला प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है उसको हम क्या करते हैं एक न्यू सिस्टम, एक न्यू किंगडम में डाल देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने फोर्थ किंगडम को जो है बनाया, और वो कौन सा किंगडम बना? मोनेरा। मोनेरा में हमारे पास कौन कौन से आ गए? बैक्टीरिया आ चुका था, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया। इन तीनों को जो है प्रोटिस्टा से अलग कर दिया गया, और प्रोटिस्टा में सिर्फ अभी हमारे पास डायटम्स, डेस्मिड्स, क्रिसोफाइट्स, इस तरह के जो एनिमल्स थे या स्पीशीज थी, सॉरी, वो रह गए। प्लांटे है, अभी हमारे पास सिनेरियो ये है कि वी हैव प्लांटे किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, प्रोटेस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम। सबसे बड़ी गलती जो कॉपलैंड ने करी वो ये थी कि जो फंजाई ग्रुप था, फंजाई ग्रुप को प्लांटे ग्रुप में दोबारा भेज दिया गया, और फंजाई जो है वो यहाँ पे आ गया। अभी अगर अगर कॉपलैंड फंजाई का भी एक अलग किंगडम बना देता तो ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल सिस्टम हो सकता था, लेकिन फंजाई को प्लांटे में वापस करके इस सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर जो है वो डिसाइड हो गया, क्योंकि फंजाई जो होता है वो हेटेरोट्रॉफिक है। फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप है, और प्लांटे जो था वो ऑटोट्रॉफिक था। प्लांटे जो था वो ऑटोट्रॉफिक था। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि फंगस जो है वो प्लांटे के साथ आ गई है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान जो है वो कॉपलैंड ने रही रखा, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ, यही कारण बना कॉपलैंड के सिस्टम के फेलियर का। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत ही ब्यूटीफुली आर एच विटेकर ने, सभी को पता ही है, आर एच विटेकर सबसे सक्सेसफुल जो है हमारा सिस्टम बना, आर एच विटेकर ने दिया था। आर एच विटेकर ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन किया, और एवोल्यूशनरी बेसिस पे ध्यान रखते हुए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन किया। अभी क्या क्या हुआ यहाँ पे समझ लेते हैं। प्लांटे ऑलरेडी था, प्लांटे वी हैव, एनिमेलिया, एनिमेलिया था हमारे पास, प्लांटे था, प्रोटेस्टा किसने दिया? अर्न्स्ट हैकल ने दिया प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा के बाद हमारे पास मोनेरा अलग हो चुका था, मोनेरा अलग कर दिया गया था, लेकिन फंगस को कहीं पे भी जगह नहीं थी। तो आर एच विटेकर ने फंगस को हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर किंगडम में रखते हुए फंजाई का एक अलग किंगडम जो है वो बनाया, जो कि एक यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सबसे अलग है, सेप्रोट्रॉफिक है, और ये जो है डेड एंड डिकेइंग पे ज़्यादा मिलता है। तो इस तरीके से प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा अब हमारे पास फाइव किंगडम आ चुके थे, और किसने दिए थे? आर एच विटेकर ने। ये एक नेचुरल सिस्टम था, इसलिए था नेचुरल सिस्टम क्योंकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर एच विटेकर ने 5 to 6 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम किया था। इसको समझेंगे, इन्होंने कौन कौन से चीज़ें ली। उन्होंने सेल टाइप, सबसे पहले सेल टाइप कैसा है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। सेल वॉल के बेसिस पे डिवीजन हुई यहाँ पे। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स न्यूक्लियाइड है या न्यूक्लियस है। फोर्थ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है मीन्स सेलुलर है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस लेवल पे जो है इस बेसिस पे जो है डिवीजन की गई। प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लस मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रोमिनेंट जो बेसिस था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, इनमें से कौन सा था, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में समझाया कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कॉपलैंड ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो है ध्यान नहीं रखा था। तो यहाँ पे जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब हुई तो आर एच व्हिटेकर ने सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो किसका रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बेसिस जो है वो बना। अभी भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। जैसे से अगर बात की जाए तो थैलस जो इनका अभी भी हमारा, जैसे मोनेरा में मोनेरा के जो फीचर थे वो एल्गे के फीचर्स के साथ मिलते जुलते थे। तो मोनेरा के ग्रुप के मेंबर्स बोलते हमारे साथ तो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, क्योंकि एल्गे के कुछ फीचर्स जो है वो बिल्कुल मैच करते थे। मोनेरा लोअर ग्रुप में आ रहा था, लोअर साइड पे आ रहा था, और प्लांटे जो है वो हायर लेवल पे जा रहा था। खैर, आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, इनके ड्रॉबैक्स पे, कि लाइकन्स अभी भी प्राइम वायरसेस विरियोइड्स इनको कहीं भी प्लेस जो है वो नहीं मिली थी। साथ ही साथ मोनेरा में आने वाले बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के जो फीचर थे वो मैच नहीं करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दोनों ही जो बैक्टीरिया हैं वो अलग हैं। हमें पता है आर्की बैक्टीरिया में एक रिजिड सेल वॉल होती है, और जो बैक्टीरिया होता है वो हर जगह मिलता है, और लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो है वो हमें सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशन में जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और समझते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूस। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल वूस। कार्ल वूस ने दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्ल वूस ने थ्री डोमेन्स दिए थे। थ्री डोमेन्स जो है वो दिए थे। अब ये जो थ्री डोमेन्स थे वो कौन कौन से थे, कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्ल वूस ने जो थ्री डोमेन्स दिए वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट वन इज आर्किया, सेकेंड वन इज प्रो कैरिया, यूकैर, आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैर। ठीक है ना। तो ये थ्री डोमेन्स जो हैं वो कार्ल वूस ने दिए। इसके साथ साथ जो आर्किया ग्रुप में रखा गया उसे रखा गया आर्की बैक्टीरिया। तो बेसिकली क्या हुआ कि कार्ल वूस ने मोनेरा कैटेगरी में बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया को उसने अलग कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच नहीं करते थे, वो बहुत ही अनरिलेटेड लगते थे। तो कार्ल वूस ने आर्किया ग्रुप में आर्की बैक्टीरिया को रखा। प्रोकैरियो में किसको रखेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, और प्रोकैरियोटिक हमारे पास एक ही है, और वो है यू बैक्टीरिया। वो है यू बैक्टीरिया को रखा गया। यूकैरियो में हमारे पास प्लांटे प्लांटे था, प्रोटेस्टा था, फंजाई था, एंड द सिक्स वन इज एनिमल। तो इस तरीके से उसने थ्री डोमेन्स में इन सिक्स किंगडम को रखा, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कहलाएगी। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन डिसएडवांटेज आपके सामने है, वायरसेस को अभी भी किसी भी कैटेगरी में जो है प्लेस नहीं मिली है। लेकिन जैसे जैसे एक एनसीईआरटी की बहुत ही प्यारी सी लाइन है जिसपे एजर्शन रीजन पे क्वेश्चन आता है कि विद टाइम as we will adding phylogenetic criteria, more kingdom will added.
मीन्स जैसे जैसे हम फाइलोजेनेटिक बेसिस को रखेंगे और भी चांसेस हैं और नए किंगडम्स बनने के। अभी हमारी बुक्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो आपने इनके नाम और इनके डोमेन क्या क्या दिए थे, साथ ही साथ इन्होंने कौन से 6 किंगडम क्लासिफाई किए थे वो आपने याद रखने हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे होपफुली आप इसमें से आपके आएंगे, निकलेंगे। एंड आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।